Assalamu alaikum dear students. Today we will have the discussion on the next topic, that's carbonyl compounds in the JK Board short series. And I have chosen certain questions which are actually the important questions, and we will be discussing one by one those questions, and surely they will be helpful to you in the coming exam. Let's begin the first question. We have वी हैव टू, देखिए जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमें दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है उनके प्रेपरेशंस और दूसरी होती है उनकी प्रॉपर्टीज। तो हमने प्रेपरेशन में 5 मेथड्स कभी कभी पूछे जाते हैं, 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन दीजिए या 5 केमिकल प्रॉपर्टीज आप दीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स या किसी भी फंक्शनल ग्रुप के। तो इसलिए हमने उनको डिवाइड किया है, ठीक है, एज पर जो हमारा बोर्ड का रिक्वायरमेंट है। तो ये बोर्ड के हिसाब से हम इसको उसी के हिसाब से देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहले हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन को देखेंगे। सो आई विल टेक द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बोर्ड एज वेल एज इन द अदर एग्जाम्स। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ओजोनोलिसिस। सो लेट्स हैव द बिगिनिंग फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट्स कॉल्ड एज द ओजोनोलिसिस। देख लीजिए, वी हैव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। देखिए हर साल ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में या जो नीट में या जेई में हर साल इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी अगर आप रीसेंट जेई का पेपर देखोगे तो उसमें में भी इसका जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। लेकिन यहां पे हम 12th बेस्ड इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमें ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स में हमें बनाने हैं जनाब कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में प्रेफरेंशियली हम बनाएंगे दो का, यहां पे प्रेफरेंशियली होता है, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन दो की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और जहां पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा वहां पे हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। अब देखिए जनाब, हम एक अल्कीन को लेते हैं। ये हमारे पास एक अल्कीन है, मानो एक सिंपलेस्ट अल्कीन में यहां पे लेता हूं, ठीक है। इस अल्कीन को मैं ट्रीट करता हूं ओजोन के साथ। ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है, दैट्स O3। इन द सॉल्वेंट, यानी हम CCl4 को सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है काफी लो टेम्परेचर पे की जाती है। इट्स कैरीड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद हम साथ ही साथ इसमें जिंक यूज करते हैं। वी यूज जिंक इन दिस केस, ठीक है। अब लेकिन मसला है, पहले होता क्या है, यानी हम कैसे इसको रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, एक सिंपल सा मेथड मैं आपको दूंगा जिससे आप बोर्ड्स के लिए इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करेंगे। एक बात है कि देखो होता क्या है, हमारे पास ओजोन है, ठीक है। ओजोन में हमारे पास 3 ऑक्सीजन्स रहते हैं। इन 3 ऑक्सीजन्स को हमें यूज करना है। लेकिन एक बात समझिए, मैक्सिमम रिएक्शंस जो अल्कीन्स के हैं वो यूजुअली क्या होता है, वो इस पाई बॉन्ड पे होती है। ये जो पाई बॉन्ड है आपका, क्योंकि आप पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी आपने पढ़ी है, आप बोलते हो कि पाई बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव बॉन्ड होता है, और रिएक्टिव बॉन्ड होने के साथ साथ इसका ब्रेकिंग होता है। मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे, मैक्सिमम केसेस में जितनी भी अल्कीन्स की रिएक्शन होती है वो पाई बॉन्ड पे होती है। लेकिन कुछ एक केसेस में, जैसे हम ओजोन का या KMnO4 का यूज करते हैं, दैट टू द एसिडिक KMnO4 या हॉट, जब हम हॉट KMnO4 यूज करते हैं, उस केस में ये याद रखें, उस केस में याद रखें अल्कीन्स का जो पाई बॉन्ड होता है, यानी जो डबल बॉन्ड होता है, वो सारा का सारा ब्रेक हो जाता है। So that is a very important difference in using the other reagents। जैसे हमने मानो HCl यूज किया, ब्रोमीन यूज किया, वाटर यूज किया, जितनी भी रिएक्शंस मैक्सिमम केसेस में आप पढ़ते हो, उस केस में यूजुअली हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन कुछ एक केसेस में हमारा जो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड जो अल्कीन्स का है, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन इसका हो जाता है, और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन रहती है। और मैंने आपको बोला कि ये वही रिएक्शन है जहां पे आपका डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा।
वो समझ आ रही बात? जहां पे आपका डबल बॉन्ड जो है, नॉट पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। समझ आ रही बात? अब मैं इसको यूज करूंगा। देखिए हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। अब इन 3 ऑक्सीजन को मैं कैसे यूज करूंगा? देखिए होता क्या है, हमारे पास जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है हमारे पास, इसको हमारे पास ये जो है कंप्लीटली लाइसिस हो जाएगा इसका। एक ऑक्सीजन इस यहां साइड से, एक ऑक्सीजन यहां साइड से। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो मैं इसको करता हूं, ऐसे लिखूंगा मैं CH2 डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन एक जो बचता है, जो एक ऑक्सीजन बचेगा वो जनाब जिंक के साथ यहां रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे पहली बात, जो ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस जो है हमारे पास, ओजोनोलिसिस जो है ये एक मेथड है फॉर द ऑक्सीडेटिव, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अंडरस्टैंड कर रहे हो? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या है जरा बताओ? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब है जनाब, जब आप विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करोगे, लाइसिस करोगे। लाइसिस, लाइसिस का मतलब है कंप्लीट ब्रेकडाउन। समझ आ रही बात? तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं, हमने ओजोनोलिसिस मॉलिक्यूल पे किया, ओजोनोलिसिस का इटसेल्फ नेचर है, जैसे कि हमने 2 ऑक्सीजन को यूज किया, एक ऑक्सीजन बचा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन अगर कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो तो ऑक्सीडेशन करेगा। अब उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है? इसका खतरा होता है, यानी जो आपके ये कंपाउंड्स बनते हैं, मानो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनेंगे, इनको ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। फर्दर ऑक्सीडाइज करने में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। लेकिन हम यहां पे जो जिंक का यूज करते हैं, अब देखिए जिंक का अगर हम यहां पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर +2 मिलेगा। अब यहां पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दिए किसको? ऑक्सीजन को। तो जिंक यहां पे ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए यूज होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको खुद का होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन दैट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो जिंक यहां पे, जिंक जो यहां पे है, जिंक इज यूज्ड फॉर किसके लिए? एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट to trap oxygen, to trap oxygen, ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए यूज करेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ आपने ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं किया, मानो जो ऑक्सीजन है ऐसे ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ये ट्रैप नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? उससे हो जाएगी ऑक्सीडेशन, दैट विल रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन। तो समझ आ रही बात? दैट विल रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन। एक और चीज, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ओजोनोलिसिस के बारे में। हम जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लाइसिस करते हैं, मानो मैंने इसको ओजोन यूज किया, मैंने ओजोन यूज किया, मैंने इसको लाइसिस किया ऐसे। ठीक है, लाइसिस करने पे आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कितने मिलते हैं? यहां पे दे देखो, आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे। यू विल गेट 2 यूनिट्स, यू विल गेट 2 यूनिट्स। लेकिन हमारे पास पाई बॉन्ड्स कितने हैं? एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड से हमारे पास 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स यूज प्रोड्यूस। तो हम ओपन चेन्स के लिए, ओपन चेन कंपाउंड्स में अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक होता है, यानी हमारे पास एक
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वी हैव वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे हमें 2 यूनिट्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्रोड्यूस होंगे, 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इसका मतलब यह है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज n+1. What is n? Where n is number of double bonds, where n is number of double bonds. लेकिन n+1 पता है कहां पे फॉर्मूला आपको यूज करनी है? ओपन चेन्स के लिए, यू विल यूज दैट फॉर द ओपन चेन। सो मानो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मानो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसको मैं ओजोनलाइज करता हूं, मैं इसको ट्रीट करता हूं ओजोन के साथ, CCl4 जिंक एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एट अ वेरी लो टेम्परेचर। तो आप क्या कर लोगे बताओ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पे एडिशन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पे एडिशन, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, you will get the product like this, CH2 double bond O plus OCH single bond CH double bond O plus CH2 double bond O। अब फिर से देखिए जनाब, यहां पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो गए, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। कितने यूनिट्स आए? 3 यूनिट्स। वो आए कि नहीं आए? 3 यूनिट्स आए ना। डबल बॉन्ड्स कितने हमारे पास है? 2। तो फिर से हमें n+1 यानी हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स थे, प्रोडक्ट्स 1 हो गए, एक और एडिशन आएगा, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स, वी हैव 3 प्रोडक्ट्स। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, देखिए ये वाला डबल बॉन्ड जो बीच में होता है, यानी जो नॉन टर्मिनल होता है, वो डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, यानी उसको दोनों साइड से ऑक्सीजन ऐड हो गया। लेकिन जो टर्मिनल वाले यूनिट्स हैं वो मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स बने। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं कि जो टर्मिनल, हमारे पास जो टर्मिनल डबल बॉन्ड होता है, टर्मिनल डबल बॉन्ड जो होता है, दैट प्रोड्यूसेस मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन जो नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड्स, नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड्स, वो बनाता है डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। डाई का मतलब दोनों साइड से उसको ऑक्सीजन होता है, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? यानी अगर बीच वाला डबल बॉन्ड है तो उसको दोनों साइड से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर टर्मिनल है तो एक साइड से उसको हो जाएगा। समझ आई बात? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, मानो आपने ऐसे CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड C, CH3H, ठीक है। तो मैं इसको जनाब ऐसे भी दिखा सकता हूं, HH। तो यहां पे अगर हम इसको ओजोनलिसिस करेंगे इन CCl4 यूजिंग जिंक एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, व्हाट विल वी गेट? शाबाश, जरा बताओ, बताओ मुझे कितने कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 ऑक्सीजन, उनमें से 2 कहां पे यूज करेंगे आप? 2 इज दिस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बचा एक ऑक्सीजन, वो जिंक के साथ जाएगा। तो आपको जनाब CHH डबल बॉन्ड O प्लस OC डबल बॉन्ड CH3H। समझ आया? वो बात समझ में आई?
अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कहीं पे आपको क्या किया जाता है, आपको इसको बोलते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड, दिस कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड, या आप आईपीएक नॉमेनक्लेचर भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस को हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, समझ आ रही बात, मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, यानी मैं ऐसे बताऊंगा आपको, ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू लोकेट position of डबल बॉन्ड ओब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे डबल बॉन्ड कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड के केस में यहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, थोड़ा इससे एडिशनल स्टेप्स हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो हम ट्रिपल बॉन्ड वाले साइड से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वहां मोस्टली जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका मतलब देखिए क्या है, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं एक कंपाउंड हमारे पास है, आई हैव अ कंपाउंड, मानो एक कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड है, मुझे नहीं पता है कौन सा कंपाउंड है। अब एक्स कंपाउंड ने क्या किया है, हमने इसको ओजोनोलाइज किया है, हमने इसका ओजोनोलिसिस किया है, और ओजोनोलिसिस पे हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं, अपॉन ओजोनोलिसिस हमें दो कंपाउंड्स मिले, एक जनाब हमें मिला एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, प्लस मिला प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ये दो कंपाउंड्स हमें मिले। आपको बताना है ओरिजिनल अल्कीन, ओरिजिनल अल्कीन का स्ट्रक्चर, यू हैव टू डिटरमाइन द ओरिजिनल अल्कीन का स्ट्रक्चर, ओरिजिनल अल्कीन कौन था। तो आप क्या करोगे, आप सीधे एसिटल्डिहाइड को लिखोगे, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड होता है, और अगर मेरे पास प्रोपेनल्डिहाइड है तो ऐसे हो सकता है, अल्डिहाइड है तो आपको पता है CH का लिखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड। आप सिंपली जनाब क्या करेंगे, सिंपली आप करेंगे यूज ऐसे, आपको क्या करना है, देखो अगर वहां से दिया गया है कंपाउंड तो आपको क्या करना है, यू विल सिंपली रिमूव दिस ऑक्सीजन आउट, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। आप इसको बाहर निकालोगे तो आपको यह भी हो सकता है, आपको मिलेगा CH3H, डबल बॉन्ड C, CH2, CH3H, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये आप लिखेंगे एज पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट, लेकिन यही पॉसिबिलिटी नहीं है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 5 कि हमारा जो अल्कीन है वो ये हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, आप इसको नाम कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मुझे नहीं पता है, मुझे फर्दर टेस्ट्स करने पड़ेंगे, जैसे आपको डॉक्टर बोलता है। दूसरी पॉसिबिलिटी जनाब ऐसे हो सकती है कि हमें एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड मिला, तो कभी ऐसी भी पॉसिबल हो सकती है कि एसिटल्डिहाइड जो है कि ये दो यूनिट्स को आप कंबाइन करके ऐसे बना सकते हो CH3H, इनका ऑक्सीजन निकालिए जनाब, इसका ऑक्सीजन निकालिए ऐसे, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, CH3H, C डबल बॉन्ड C, CH3H, तो आपका अल्कीन ये भी हो सकता है, यानी वो सिस ब्यूटीन भी हो सकता है, सिस ब्यूटीन पे ट्रांस ब्यूटीन भी हो सकता है, क्योंकि इसके दो पॉसिबिलिटीज और हो सकते हैं। तीसरा केस आप ऐसे कर सकते हैं, केस जो हमारे पास ये सेकंड वाला था, तीसरे केस में आप ये भी सोच सकते हैं कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 H O, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 H, ऐसे, तो मैं इसका ऑक्सीजन बाहर निकाल सकता हूं ऐसे, समझ आई बात। तो यहां से हमें अल्कीन मिल सकता है, यू कैन गेट द अल्कीन फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। आर यू क्लियर, इट इज क्लियर।
तो दिस इज हाउ वी विल ट्रीट इट। अब एक और लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। वैसे मुझे लगता है बोर्ड्स के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट, अगर आप इतना लिखोगे वहां पे तो इट्स मोर देन। साइक्लिक वाइक्लिक कंपाउंड्स को हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो यूजुअली नीट या जेई में पूछा जाता है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज आवर फ्रॉम ग्रिगनॉर्स रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिगनॉर्स रिएजेंट से हम कैसे बनाते हैं, मैं यहां पे दोनों दिखाऊंगा आपको। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाऊंगा और इससे आप अल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर मैं कीटोन्स को भी दिखाऊंगा कि कीटोन्स को हम कैसे बना सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली द ग्रिगनॉर्स रिएजेंट इज। लेट्स हैव द ग्रिगनॉर्स रिएजेंट किसको हम बोलते हैं। देखिए आप सबको पता होगा हमारे पास, पहले हम देखेंगे ग्रिगनॉर्स रिएजेंट क्या है। ग्रिगनॉर्स रिएजेंट होता है ऐसे, जैसे आपने मानो CH3Cl आपने लिया, CH3Cl को आप ट्रीट करोगे किसमें, किसके साथ, शाबाश। अब यहां पे देख लीजिए CH3Cl में इसका पोलैरिटी क्या है, डेल्टा नेगेटिव, इसका क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। आपने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप इसको मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, याद रखिए मेरी बात, आपने मेटल के साथ ट्रीट किया लेकिन मेटल यूज करेंगे तो वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें ईथर यूज करना पड़ता है। ईथर इज अ बेटर चॉइस हियर, आई विल यूज ईथर हियर, ठीक है, एंड नॉट वाटर। अब होगा क्या, आपको पता है कि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड्स बनाएगा। अब 2 बॉन्ड्स बनाने में ये बीच में घुसेगा ऐसे। अब उससे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये बनेगा CH3 MgCl, ठीक है। अब आपको पता है इसका +2 चार्ज होता है, इसका -1 होगा, इसका -1 होगा। अब देखिए कार्बन का क्या हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो व्हेनेवर यू नीड टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन, मानो आपको कार्बन कहीं पे एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आ रहा है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो सिंथेटिक केमिस्ट्री ये बोलती है कि आप उसको मेटल के साथ ट्रीट कीजिए, उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात, यानी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होता है वो बहुत सेंटर्स पे पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, लेकिन अगर आप उसका पोलैरिटी चेंज करना चाहोगे तो आपको मेटल के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, हमने बनाया अल्काइल, इट्स कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसको हम बोलते हैं R इन जनरल, RMgX। और RMgX में अगर हम यहां पे देखेंगे तो R का क्या चार्ज होता है, शाबाश, नेगेटिव चार्ज। इसका क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखिए। और इस नेगेटिव चार्ज R को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और डिफरेंट चीजें हम बना सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। समझ आ रही बात। तो अब RMgX जिसको हम ग्रिगनॉर्स रिएजेंट बोलते हैं, इससे हम ऑलमोस्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मोस्टली अगर आप कोई भी पेपर देखोगे उसमें से इसका कोई ना कोई एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसकी वर्सटैलिटी इतनी है कि ऑलमोस्ट हर कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करता है। समझ आई बात। तो यहां पे हम यूज करेंगे फर्स्ट टू मेक द व्हाट वी से एज aldehydes, then ketones and then carboxylic acid, या carboxylic acids हम पहले बनाएंगे। Let's have first carboxylic acids। तो पहले मैं बनाऊंगा इससे carboxylic acids। So I will use carboxylic acids। पहले मैं इसका प्रिपरेशन दिखाऊंगा आपको। देखिए क्या करना है। हमारे पास RMgX है। अब मैंने आपको बोला इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसे, CO2 आपको पता है लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहां पे होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब होगा, देखो क्या, ये जो R नेगेटिव होता है, R नेगेटिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि R नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर पे अटैक कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है और बेस भी। अब बेस के केस में ये H पॉजिटिव के साथ स्पेशली रिएक्ट करेगा, और बाकियों के केस में बाकी जितने भी डेफिसिट सेंटर्स हैं उन पे अटैक कर सकता है। समझ आई बात। तो R नेगेटिव जो है ये यहां पे ऐसे अटैक करेगा, इस पे हो गया अटैक। यहां से पाई बॉन्ड एक, दोनों नहीं, एक पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों उठेंगे तो कार्बन पे डायरेक्टली एट अ टाइम आपको पॉजिटिव चार्ज 2 दिखाने, विच इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, बाय द रूल ऑफ द रेजोनेंस। सो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, आपने इसको शिफ्ट किया ऐसे, तो यहां पे आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे आएगा ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ऐसे, ठीक है। तो शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट हो गया, उसके साथ हमारे पास mgx आएगा ऐसे, mgx पॉजिटिव, mgx पॉजिटिव। अब ये याद रखें हमारे पास, देखिए नाउ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है नेगेटिवली चार्ज एनाइन जो होते हैं ना, अगर बड़ा एनाइन है तो वो बेस एक्ट कर सकता है, लार्जर एनाइंस जो होते हैं ना वो बेस एक्ट कर सकते हैं, और बेस का काम है H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करना। अब देखिए हम क्या करते हैं इसको, मैं इसको मानो डालूंगा अमोनियम क्लोराइड, डाल सकता हूं मैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, मैंने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया इसको। अमोनियम क्लोराइड का क्या है, अमोनियम, अमोनिया इज अ बेस बट अमोनियम इज अ कैटाइन, सो इट कैन गिव H पॉजिटिव, ये इसको H पॉजिटिव देगा इसके, तो ये बनेगा ऐसे C डबल बॉन्ड O OH, R बनेगा ऐसे, ये आया अमोनियस, प्लस NH3 गैस है, ये बाहर निकलेगा सीधे, और प्लस बनेगा Mg ClCl ऐसे। तो ये हो गया जनाब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज हाउ वी प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने कैसे बनाया ये देख लीजिए, हमने सो व्हेन आई विल राइट व्हेन GR stands for the Grignard's reagent, reacts with किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑकर्स, nucleophilic addition occurs resulting in the formation of carboxylic acids, तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा याद रखिए जनाब, इट विल ऑलवेज गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट। इसमें आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज अल्डिहाइड्स हम कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक अल्डिहाइड्स। अब अल्डिहाइड्स को देखिए कैसे बनाना है, हमारे पास साइनाइड्स होते हैं, R ट्रिपल बॉन्ड N, अल्काइल साइनाइड्स जिनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्काइल साइनाइड्स, प्लस इसको हम ट्रीट करेंगे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ, ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट यही है, इन ईथर, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ दिस आर कैरीड इन ईथर। अब देखो पहले हमें बताना है कि इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां केस में देखिए इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेगा, यहां से शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपको ये बनेगा पहले एक इंटरमीडिएट टाइप RCr डबल बॉन्ड N पे आएगा नेगेटिव चार्ज और उसके साथ रहेगा MgX पॉजिटिव, सही, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं पे भी C डबल बॉन्ड N मिलता है, ये मैं आपको यहां पे लिखता हूं, मानो कहीं पे आपको C डबल बॉन्ड N है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, C डबल बॉन्ड N कहीं पे भी, मोस्टली उसको क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड O, बिकॉज C डबल बॉन्ड O ज्यादा स्टेबल होता है, ये C डबल बॉन्ड C से भी स्ट्रॉन्गर होता है, समझ आ रही बात। तो ये कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O में। आप बोलेंगे सर कैसे, आप वाटर डाल दीजिए ना, वाटर का ऑक्सीजन इधर जाएगा, NH के साथ कंबाइन होगा, तो मैं इसको बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, वाटर से ब्रेक डाउन करूंगा, O यहां आएगा और 2 H यहां से जाएंगे ऐसे, तो आपको मिलेगा RCr डबल बॉन्ड O,
ये हो गया आपका कीटोन जनाब, दिस इज कीटोन। अगर आप यहां पे H यूज करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। मानो आपने HCN यूज किया, HCN काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है, अगर HCN आपने यूज किया तो अल्डिहाइड बनेगा। तो आपको यहां पे कीटोन बना प्लस NH2 नेगेटिव MgX पॉजिटिव। NH2 नेगेटिव जो होता है इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो किसी भी एसिड के साथ, तो HCl के साथ मान लो ट्रीट किया मैंने, तो ये बनेगा NH3 प्लस MgXCl, तो अमोनिया बन गया, तो ये आपका कीटोन हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर कीटोन। लेकिन अगर आप यहां का R H के बराबर लेंगे, यानी R H के बराबर रखेंगे, तो उस केस में आपको अल्डिहाइड मिलेगा, you will get aldehyde. So this method can be used for both, mostly it's used for the ketones, but you can prepare aldehydes as well by using HCN. So I will say that इसको मैं ऐसे लिखता हूं जनाब, so I will write it as हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि टॉक्सिक होता है, काफी यहां पे आपको सोफिस्टिकेशन यूज करनी पड़ती है, हाइड्रोजन साइनाइड और OR अल्काइल साइनाइड्स when treated with किसके साथ, when treated with GR, that's Grignard's reagent, produce aldehydes or ketones as products. Khatam. So this is how is the next method for the preparation of aldehydes. Now we have the next slide. We have gem dihalides और gem trihalides. इससे हम कैसे बनाएंगे अल्डिहाइड्स को, इससे हम कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, ठीक है। तो मैं पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा फॉर्मेशन ऑफ डाइहलाइड्स से हम कैसे अल्डिहाइड्स बनाते हैं, उसके बाद ट्राइहलाइड्स को हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के लिए। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द फर्स्ट, ठीक है। ये देख लीजिए, पहले मैं जनाब इनसे बनाऊंगा अल्डिहाइड्स ओब्लिक कीटोन्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और उसमें से भी आप इसको एरोमेटिक के लिए यूज कर सकते हैं, प्रेफरेंशियली एरोमेटिक के लिए आप यूज कर सकते हैं, या एलिफेटिक के लिए यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर द एलिफेटिक एज वेल। अब मान लीजिए आपके पास, मैं एरोमेटिक टाइप लेता हूं, देखिए हमारे पास जेम का मतलब क्या है, व्हाट एक्चुअली द जेम मीन्स। ये हमारे पास मानो H है, मैंने Cl लिया ऐसे। जेम का मतलब है कि अगर आपके हैलोजेंस एक ही कार्बन पे होते हैं, अगर ये दो अलग अलग पे होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज विस्नल। तो जेम का मतलब है अगर आपके पास दो हैलोजन एटम्स है, डाइहलाइड्स ओब्वियसली दो, ट्राइहलाइड्स अगर तीन होंगे, तो जेम का मतलब है कि अगर आपके दो हैलोजेंस एक ही कार्बन एटम पे है तो दैट्स कॉल्ड एज द जेम डाइहलाइड। सो आई विल बी यूजिंग दिस जेम डाइहलाइड, इसको मैं यूज करूंगा। कैसे, देख लीजिए। ऑलरेडी हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करती है, ठीक है। तो वही चीज हम यहां पे यूज करेंगे। हम यहां पे यूज कर सकते हैं NaOH के 2 मोल्स को हम यूज करेंगे। मैकेनिज्म ऑपरेट होगा, OH जो है वो Cl को डिस्प्लेस करेगा, OH जो है वो Cl को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो आपको यहां पे ये वाला कंपाउंड मिलेगा CHOH, ये आपको मिला, प्लस आपको NaCl के 2 मोल्स मिलेंगे, जो कि आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको
ये एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हिसाब से आएगा। अब उसके बाद देखिए होता क्या है इन कंपाउंड्स। अब इंपॉर्टेंटली अगर आप बुक्स में देखोगे, जिन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास दो OH होते हैं, ये एक ही कार्बन पे, तो ये अनस्टेबल होते हैं, दे आर अनस्टेबल। व्हाई दे आर अनस्टेबल, दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास लोन पेयर रहता है यहां पे, अब लोन पेयर की वजह से रिपल्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। लेकिन उससे अच्छा रीजन यह है, देखिए अगर आप सवाल पूछेंगे कि सर हमारे पास क्लोरीन 2 है, इसके पास तो 3 लोन पेयर्स हैं, तो ये अनस्टेबल क्यों नहीं है? ठीक है, अब यहां पे आपको जब दो OH ग्रुप्स होते हैं ना, उस केस में एक OH ग्रुप एक्ट्स एज एन एसिड, दूसरा OH ग्रुप विल एक्ट एज अ बेस, बिकॉज OH का मतलब है एम्फोटेरिक कैरेक्टर। जैसे आप वाटर में देखते हो कि हमारे पास OH बॉन्ड होता है, तो OH के केस में आपको एम्फोटेरिज्म मिलता है, यानी आप एसिड भी एक्ट कर सकते हो, आप बेस भी एक्ट कर सकते हो। तो उस वजह से यहां पे इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होती है, यहां से H पॉजिटिव निकलता है, वो इसको अटैक करता है, और जब H पॉजिटिव OH को अटैक करता है तो वहां से वाटर निकल के आता है। इसलिए हमेशा इन मॉलिक्यूल्स में आप वाटर बाहर निकालते हो, और आपको जनाब प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH, और यहां से आपको बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। So this is called as benzaldehyde. This is called as benzaldehyde. Plus आपको water मिलेगा. Plus it is H2. This is how we'll get. So there is an acid-base reaction simply. आप water निकालते होंगे बाहर, और उसके बाद आप product निकालते होंगे. वो समझ आई बात? So you are getting benzaldehyde as a product. So you are preparing aldehydes. Aldehydes. और आपको पता है कि अगर आप इस H को R से रिप्लेस करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर आप यहां पे R डालोगे तो उस केस में थोड़ी स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आप कीटोन को यहां पे अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करते हो। तो इसलिए मोस्टली ये जो है एल्डिहाइड्स के लिए ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं इस मेथड से बना सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। I can make carboxylic acids. Carboxylic acids. देखिए कैसे जनाब, इसकी प्रिपरेशन में कैसे कर सकता हूं। मैं फिर से लूंगा जम ट्राइहैलाइड नाउ, नॉट डाइहैलाइड, आई विल टेक ट्राइहैलाइड। सो दिस इज ट्राइहैलाइड। सो वी हैव अ ट्राइहैलाइड हियर, और इस ट्राइहैलाइड को मैं ट्रीट करूंगा 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। आई विल राइट 3 NaOH। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी OHCl को रिप्लेस करेगा। ये वाला रिप्लेस हो गया, ये वाला रिप्लेस होगा, ये वाला तीसरा वाला भी रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा COH, OH और OH। ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसे हो जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। अब 3 OH ग्रुप्स जो है हमारे पास, 3 OH ग्रुप्स हमारे पास है, तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। दिस इज हाईली अनस्टेबल। आप अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएगा? मैंने आपको बोला कि OH का मतलब है एसिड बेस रिएक्शन, वन एक्ट्स एज एसिड, अनदर एक्ट्स एज बेस। सो आप वाटर बाहर निकालेंगे, आपको C डबल बॉन्ड OH मिलेगा, और यहां से आपको जनाब ये बन सकता है। सो यू आर गेटिंग बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट। You will get benzoic acid as a product. Is it clear? So this is how you will prepare both aldehydes as well as carboxylic acids. आप जनाब एल्फेटिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखा गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स इस केस में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो मैं यहां पे ये लिखवाऊंगा एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। हालांकि ये साइड चेन रिएक्शन होती है, aromatic molecules react faster than aliphatic dihalides oblique trihalides.
dihalides oblique trihalides. So this is how it happens. Is it clear? So we have the next slide. Oxidation of alcohols. ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है अल्कोहल्स में, जो कि इससे पहले हमने आपके साथ शेयर किया है। उसमें ऑलरेडी आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसे होता है, उसमें क्या क्या मेथड्स है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस्ड है। इसलिए यहां पे मैं उस चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। वो वाला जो है पार्ट वो आप अल्कोहल्स वाले पार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, गटरमैन कोच रिएक्शन। पहले हम पढ़ेंगे गटरमैन कोच। देख लीजिए, हम लेते हैं बेंजीन को, मैंने लिया बेंजीन को। बेंजीन को मैं ट्रीट करूंगा सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसको, और उसमें मैं HCl डालूंगा, और यहां पे मैं एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकता हूं AlCl3। अब कैटलिस्ट कहां पे यूज होता है? जहां पे आपकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसको स्पीड अप करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, फिर कैटलिस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस में जो कि जिनका रेट बहुत स्लो होता है, वी यूज सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैटलिस्ट्स टू एनहांस देयर रेट्स। ठीक है, तो यहां केस में भी हम AlCl3 का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, बेंजीन आपको पता है, मैंने इससे पहले भी पढ़ा है, आप 11th का वीडियो भी देख सकते हैं। बेंजीन की एक स्पेशलिटी है, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मोस्टली होती है, यानी इसका पाई बॉन्ड टूटता नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन को सबस्टिट्यूट करके दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को वहां पे जगह देता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है, मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा ये चीज। देखिए होगा क्या, मैं इसको थोड़ा स्टेप्स में आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले केस में होगा क्या, पहले केस में हमारे पास C डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड O है, इस पे ऐसे होता है आपका, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मैं इसको रिएक्ट करूंगा HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, ये Cl को बाहर लेता है, डेफिसिट है, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन अच्छा बेस है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इस पे अटैक होता है, और यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेता है, तो ये बनेगा ऐसे HC डबल बॉन्ड O, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस आए, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस बनेगा AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो बना हमारे पास कैटाइन, ये कैटाइन अटैक करता है बेंजीन को, क्योंकि इससे पहले भी जो 11th का GOC पार्ट सेकंड है, अगर इस रिएक्शन में आपको कहीं पे डिफिकल्टी होती है तो वहां पे मैंने इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म जो है वो समझाया है। मैंने आपको बोला है कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है बेंजीन फेवर करता है। तो यहां पे देखिए ये कैटाइन पार्ट जो है, कैटाइनिक पार्ट जो है, ये अटैक करेगा जनाब अब बेंजीन पे। अब बेंजीन पे कैसे अटैक करेगा, आई विल शो इट। हमारे पास दिस इज बेंजीन एंड दिस इज योर cation HC, this is having positive charge on the carbon, so what will happen is any of the bonds will be attacked। मानो किसी भी जगह पे अटैक हो गया, यहां पे अटैक हो गया, अब उस केस में अगर अटैक हो गया तो क्या बनेगा, ये है H, ये C डबल बॉन्ड O, H आएगा यहां पे, और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये एक कार्बोकेटाइन बनेगा, मगर ये कार्बोकेटाइन जो होता है ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं, और यहां पे कंटिन्यूअसली आपका कंजुगेशन हो जाएगा। फाइनली आपको पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट करके आपको ऐसे मिलेगा, यू विल गेट लाइक दिस, ये उसके बाद ये, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद H, उसके बाद COH यहां पे आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बताया है कि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। बेंजीन कहीं पे ये नहीं चाहेगा कि उसका पाई बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल बने, उस पर अटैक हो जाए। ठीक है, तो ये हमेशा अपने पाई बॉन्ड को बचाने की कोशिश करता है बाय द हकल्स थ्योरी। हकल ये बोलता है कि पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी दैट इट कैरीज। इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और ये हमेशा इस चीज को बचाना चाहता है, और यहां पे भी वो वही यूज करता है। यहां पे जनाब ये जो है देखिए अपने पाई बॉन्ड को कैसे बचाएगा, या तो आप इसको निकालिए या इसको निकालिए, लेकिन अगर आप चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि H पॉजिटिव को निकालना आसान है, और यहां पे आपको मिलेगा जनाब, यू विल गेट दिस एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड OH,
प्लस आपको H पॉजिटिव में मिलेगा। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, असल में खुद से तो नहीं निकलेगा, इसको निकालने वाला असल में होगा AlCl4 नेगेटिव। AlCl4 नेगेटिव जो है वो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो H पॉजिटिव को Cl देगा और यहां से हमें AlCl3 फिर से रिगेन होगा। इसका मतलब है दिस हैज एक्टेड एज ए कैटलिस्ट। अब हमने क्या किया, हमने इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को यहां पे बिठाया, यानी H पॉजिटिव को यहां से रिमूव किया और HC डबल बॉन्ड OH ने अटैक किया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स जितने भी हैं हमारे पास, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो हैं, सो आई विल राइट इट हियर, बेंजीन or are derivatives of benzene, derivatives of benzene, derivatives of benzene favor electrophilic substitution to conserve, क्यों to conserve their aromaticity, to conserve their aromaticity। यूजुअल पाई बॉन्ड पे ऐसा नहीं होता है, जो यूजुअल पाई बॉन्ड होता है जैसे अल्कीन का पाई बॉन्ड है, उस पे ऐसा नहीं होता है, उस पे आप डायरेक्टली एडिशन रिएक्शंस देखते हो, ठीक है, उस पे आप कंजर्वेशन ऑफ पाई बॉन्ड नहीं देखोगे, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड जो होता है रिएक्टिव होता है, तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मिलेगा। अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे देखोगे तो इस पे जो मैकेनिज्म होता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट यूजुअल केस में आप बेंजीन के केस में यू विल फाइंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब लास्ट वाली रिएक्शन एक और है हमारे पास, FC फ्रिडल-क्राफ्ट्स। FC का मतलब है फ्रिडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन, FC असाइलेशन काफी सुना होगा आपने, नेम्ड रिएक्शन है, काफी इसके बारे में पूछा जाता है। अब FC असाइलेशन को हम कैसे करते हैं देख लीजिए। मैं फिर से लेता हूं बेंजीन। अब आपको पता है कि यूजुअल बेंजीन का मैकेनिज्म कैसे रहता है, ये हमारे पास बेंजीन, तो मैं इसको असाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करता हूं। ये है असाइल क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा बताओ, AlCl3 का हमेशा इसको लेने का होता है, रिएक्शन कंडीशंस में हमेशा ये हैलोजेंस को अपने साथ लेता है और यहां से पॉजिटिव पार्ट जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना ही करना, बेंजीन दिखेगा तो पॉजिटिव पार्ट जनरेट करना ही करना होता है, ठीक है। बहुत रियरली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस पे आपको एडिशन फेवर होगा, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही मिलेगा। बहुत कम केसेस में आपको डबल बॉन्ड खत्म हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। तो हमारे पास ये जो बना, इसके बाद ये इस पे अटैक करेगा, वहां से H पॉजिटिव रिलीज होगा और आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा। यू गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OR। बताओ यहां से क्या रिलीज होगा, वो इंपॉर्टेंट हमारे पास है। वहां से रिलीज होगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, H पॉजिटिव आपके AlCl4 नेगेटिव से Cl लेगा तो बनेगा HCl प्लस बनेगा AlCl3 आपका कैटलिस्ट। दिस इज द कैटलिस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? सो यू आर गेटिंग कीटोन इन दिस केस, एरोमेटिक कीटोन, you are getting ketone, that too we have an aromatic part with it, so you are getting aromatic ketone in this case। को समझ आई बात? पहले केस में हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड प्रोड्यूस किया, इस केस में हमने एरोमेटिक कीटोन प्रोड्यूस किया। समझ आई बात? लेकिन मैकेनिज्म दोनों का सेम है। दिस इज येट अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक। तो बेंजीन पे हम डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करा सकते हैं और वहां से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब यहां पे आपको फर्दर अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए याद रखिए एक चीज, ये वाला ग्रुप जो है ना, ओवरऑल ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है,
अब ये वाले ग्रुप का नेचर है -m। -m का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और जो ग्रुप -m दिखाता है बेंजीन पे, वो फिर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उस पर बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो चीज यहां पे प्रिवेंट होती है कि यहां पे पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। यू कैन नॉट गेट द पॉली सब्स्टिट्यूशन हियर। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस। Now the next part is on the discussion on the properties. So we will have the properties of carbonyl compounds. So let's have a discussion on the properties of carbonyl compounds. Properties of carbonyl compounds. देखिए, पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उसके बाद हम जनरल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। देख लीजिए, हमारे पास ये है, मानो एक कार्बोनाइल कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे, हमारे पास यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। एक वाला प्रोसेस ये हो सकता है कि आप ये जो सेंटर है हमारे पास, दिस सेंटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो सकता है। दिस कैन बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक हो सकता है। और दूसरा हमारे पास है, इस कार्बन को, हमारे पास ये जो सारा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। दूसरा पार्ट हमारे पास है कि हम अल्फा हाइड्रोजन्स को यूज कर सकते हैं, यानी अल्फा कार्बन पे हम रिएक्शन कर सकते हैं। ये दो रिएक्शंस। तीसरा भी मिसलिनियस कुछ रिएक्शन है। तो अगर हम मेनली देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, जैसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इसमें हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास है। दूसरा है रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन्स। एब्सेंस ऑफ, सेकंड पार्ट इसमें आता है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे पास मेनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है, इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो रिएक्टिव सेंटर हमारे पास है वो ये है, और उसके बगैर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। तीन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। तो हम पहले करेंगे डिस्कशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक, व्हाट वी से एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होती क्या है। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने मानो हमने डाला NaCN में होता है Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। और अगर मैं इस Cn नेगेटिव को ऐसे दिखाऊंगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, कार्बन पे लोन पेयर है। अब कार्बन वाला लोन पेयर जो है, इसको अगर हम देखेंगे, कार्बन वाला लोन पेयर, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसको देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। This is called as the nucleophile, and overall is called as the reagent. This is called as the reagent. This is reagent. This is the reagent. अब देखिए होता क्या है जनाब, ये कार्बन वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ जाएगा,
और आपको यहां पे ऐसे मिलेगा CH3, C ऑक्सीजन पे ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे H, और हमारे पास यहां पे Cn आएगा ऐसे, और इसके साथ Na पॉजिटिव होगा। अब देख लीजिए जनाब, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम यहां पे देखेंगे sp2 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस कार्बन में हमारे पास दो, यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे 3 सबस्टिट्यूएंट्स है, 3 सबस्टिट्यूएंट्स है। इस कार्बन में हमारे पास 4 सबस्टिट्यूएंट्स, 4 सबस्टिट्यूएंट्स। तो हमारा जो यहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना, इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, और इसमें हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये देखो आया कहां से, पहले 3 सबस्टिट्यूएंट्स, अब तो 4 हो गए। स्टीरिक हिंड्रेंस का मामला इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद हमारे पास जो नया कॉम्प्लेक्स बनता है, मानो हमारे पास ये जो हमारे पास है CH3, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, HCN, इसको हम यहां पे Na पॉजिटिव है, फिर हम इसको किसी H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करके, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है तो फाइनली हम उसको स्टेबलाइज करते हैं बाय यूजिंग H पॉजिटिव। मान लीजिए आपने HCl किया यूज, या कोई भी एसिड यूज किया, तो आपको CH3COH HCN मिलेगा। एक बाई फंक्शनल कंपाउंड हमारे पास होता है जिसमें कि साइनाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रेंस। दिस कॉल्ड एज साइनोहाइड्रेंस। इट्स अ टाइप ऑफ बाई फंक्शनल कंपाउंड, बाई फंक्शनल। अब मैंने डायरेक्टली एग्जांपल से क्यों स्टार्ट किया, देखो मैं आपको सिखाऊंगा कि असल में होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है क्या और इसकी क्या क्या कंसिडरेशंस है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखिए हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, उसके बाद NuE एक रिएजेंट है, कैटलिस्ट कभी आपको जरूरत पड़ता भी है नहीं भी पड़ता है, तो ये ब्रेक ऐसे होता है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है, ये यहां शिफ्ट होता है, उसके बाद आपको यहां पे Nu आएगा, यहां पे OE आएगा, ठीक है, तो आपको जो है एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एन एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट। अब मसला ये यहां पे देखो क्या है, इस में पहले सबसे पहले अटैक किसने किया, अटैक पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद एक नेगेटिवली चार्ज्ड, जो मैंने इससे पहले दिखाया, नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन बनता है, और उस एनाइन को हम ट्रीटमेंट देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, उस एनाइन को हम ट्रीटमेंट देते हैं किसका, तो इस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो फेवर करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो इसको क्या हो रहा है, ये देखो ये जो पाई बॉन्ड आपका है यहां पे, ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है 2 सिग्मा बॉन्ड्स में, तो दिस कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, उस पर फिर इलेक्ट्रोफाइल बैठता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है, उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यूज होते हैं। अब अगर मैं थोड़ा इस पे रिएक्टिविटी पे आता हूं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कि कीटोन ज्यादा रिएक्टिव। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मानो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा हमारे पास ये है HC डबल बॉन्ड OH।
अब मैंने आपको बोले कि दो इफेक्ट्स है। देखिए न्यूक्लियोफाइल अंडर सिमिलर कंडीशंस अगर मैं अटैक कराऊंगा, मानो मुझे इस पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। अब न्यूक्लियोफाइल कभी न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पे भी कराना है, यहां पे भी कराना है ना। अब दो चीजों का इंपॉर्टेंट यहां पे इफेक्ट रहता है। एक इफेक्ट है जनाब, मान लीजिए इस पे क्या चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां से डिस्पर्स हो जाएगा, यानी ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा ना। इसका आई क्या है 0, इसका क्या है प्लस आई। अब प्लस इसको स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज का मतलब है डिस्पर्शन हो जाएगा। अब स्टेबलाइज का मतलब, डिस्पर्शन का मतलब है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो कम हो जाएगा और उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कम होगा। अब दूसरे में देखेंगे आप, यहां पे आई 0 है, यहां पे भी आई 0 है, तो यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा और ज्यादा होने की वजह से इस पे अटैक ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यानी कोई भी फैक्टर अगर आपके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, समझिए बात, कोई भी फैक्टर आपके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो उस केस में आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो कम अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, समझ आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के हिसाब से जो हमारे पास रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी बाय द अटैक ऑफ, reactivity by the attack of nucleophile, by the attack of nucleophile, ये इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, किसको इनवर्सली रिलेटेड है, प्लस एम को, प्लस एच को और प्लस आई को। यानी जितना प्लस ज्यादा उतना इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इस कार्बन की वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से अटैक कम होगा। समझ आ रही बात। ये है केस फर्स्ट, दिस इज केस फर्स्ट। दूसरा है स्टीरिक हिंड्रेंस। देखो अब जबकि यहां पे अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो आपको ये मिलेगा HCO नेगेटिव, HNU यहां आएगा, यहां पे अटैक करेगा तो आपको CH3CO नेगेटिव, H और NU आएगा। अब NU ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये आपको पता है ये स्टीरिक हिंड्रेंस करता है मिथाइल ग्रुप्स। मिथाइल ग्रुप्स एक बल्कियर ग्रुप है, इसका साइज ऑलमोस्ट आयोडीन के बराबर होता है, बड़ा ग्रुप होता है, उसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होता है तो यहां रिपल्शंस होंगे, अनस्टेबिलिटी होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो दूसरा जो है रिएक्टिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द स्टीरिक हिंड्रेंस। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कंट्रोल करती है। यानी जितने ग्रुप्स बड़े, जितना आपका स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। समझ आ रही बात। यानी दो चीजें इंपॉर्टेंटली रिएक्टिविटी को शेप करते हैं। जितना आपको यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी कार्बन की, उतना अटैक न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी उतना अटैक कम होगा। और दूसरी बात है स्टीरिक हिंड्रेंस। अब अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगा, मानो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है हमारे पास एक, और दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? देखो मैं सीधे इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे आता हूं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस आई, ठीक है, और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस आई, यहां से प्लस आई देगा, तो कुछ यहां जाएगा कुछ यहां जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। तो जितना इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम उतना अटैक कम, ठीक है। तो मैं यहां से ये निकल के आता है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव than ketones, ये पहली बात है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है, ये पहली बात है कि हमारे पास, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे ज्यादा होता है फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड।
इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्डिहाइड। अब अगर मैं एरोमेटिक को कंपेयर करूंगा, मानो मेरे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में C डबल बॉन्ड OH, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें देखना पड़ेगा। यहां पे आ रहा है प्लस आई का मतलब है कुछ यहां जाएगा। अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये यहां पे भी अपीयर होगा, यहां पे भी अपीयर होगा, यहां पे भी अपीयर होगा, तो ये डिस्पर्स हो जाएगा ना। जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतनी रिएक्टिविटी कम। तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग के हिसाब से ये डिस्पर्शन ज्यादा होगा, और जितना डिस्पर्शन ज्यादा होगा उतना रिएक्टिविटी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एलिफेटिक aldehydes are more reactive than aromatic aldehydes। ये नेक्स्ट कंपैरिजन। और प्लस इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा। जब अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का तो उस टाइम पे स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी। नाउ आई विल टेक द एग्जांपल्स ऑफ, देखिए रिएक्शंस इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो हम बाद में देखेंगे। तो हम यहां पे पहले वाले केस में ऐसे ये, ठीक है। अब मैं कुछ रिएक्शंस यहां पे डिस्कस करूंगा। जैसे हमारे पास, मैं पहली रिएक्शन लिखूंगा यहां पे एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN जैसे कैसे करते हैं हम HCN या NaCN। मैं लेता हूं जनाब ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको मैं ट्रीट करूंगा जनाब NaCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ, ठीक है। अब होगा क्या जनाब, पहले केस में A पार्ट में ऐसे अटैक हो जाएगा, Cn नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, शिफ्ट यहां हो जाएगा। इस केस में आपको CH3 बनेगा, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H यहां पे Cn आएगा, Na पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब हमेशा याद रखें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज क्या ही कह रहा है, बेस बड़ी है तो एसिड का यूज करना जरूरी है। तो मैं यहां पे फिर से HCl डालूंगा, H पॉजिटिव यहां जाएगा, तो ये आपको ऐसे मिलेगा C डबल बॉन्ड O H और Cn प्लस NaCl। दिस इज द प्रोडक्ट दैट्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैरी एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले किसने अटैक किया, Cn ने, उसके बाद कौन आया यहाँ पे H। हमेशा याद रखिए जनाब इस एंड पे यूजुअली यू विल फाइंड H विद ऑक्सीजन, और दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है जो कि डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। तो आपको मिलते हैं यहाँ पे cyanohydrins। This is cyanohydrins, a type of bifunctional compound। Third, reaction is reversible। ठीक है, ये हो गया पहला। नेक्स्ट we have reaction with RMgX। next reaction, so we have reaction with RMgX, Grignard's reagent। कैसे करेंगे रिएक्शन विद RMgX, वी हैव Grignard's reagent। फिर से मैं लेता हूं C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ट्रीट करूंगा RMgX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। देखो क्या करना है, पहले आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है,
तो बनाइए न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को बनाइए जनाब। न्यूक्लियोफाइल का नेचर है आर नेगेटिव Mgx पॉजिटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये इसको अटैक करेगा, शिफ्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको जनाब सी आर नेगेटिव Mgx पॉजिटिव, फिर देखो क्या है, ये एक्ट करेगा एज बेस। बेस को क्या डालना है आप ही से पूछेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो बेस है, बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, तो इसको हम एसिड डालेंगे। एसिड में आप अमोनियम क्लोराइड को यूज कर सकते हो। यहां पे आपको COH R प्लस, जरा मुझे बताओ, ये देगा H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहां से आएगा, प्लस बनेगा NH3, प्लस बनेगा Mgx और Cl। NH3 is a gas, it comes out. समझ आई बात? So this is how NH3 is removed out. This is the reaction with Grignard's reagent. So you will get alcohols. Huh? In this case, you are getting alcohol. So you are getting alcohol as a product. Alcohol as the product. Alcohol as product. Next हमारे पास है reaction with water. Reaction with water. रिएक्शन विद वाटर, देखिए कहीं कहीं पे हम ऐसा करते हैं, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, हमने वाटर डाला। अब वाटर क्या है, वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है इसका उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम H पॉजिटिव का ट्रीटमेंट देते हैं पहले, यानी इस पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, पहले हम H पॉजिटिव को ट्रीट कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाती है, आपको ये मिलेगा ऑक्सोनियम आयन, आपको ऐसे मिलेगा जनाब, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगा, उसके बाद ये वाला अटैक करेगा इसमें। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के यूज वी कैन यूज एसिड्स, मैं यहां पे लिखूंगा इन केस ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स we can use acids, we can use acids to increase, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, to increase इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब यहां पे वाटर का अटैक होगा, बनेगा ऐसे COH HOH H, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब वाटर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे हाइड्रोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H पॉजिटिव देता है बिकॉज इट एक्ट्स एन एसिड। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां से आएगा, वो इसका H पॉजिटिव लेगा, तो आपको जनाब ऐसे मिलेगा OH HOH। लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, क्योंकि अगर दो OH एक ही कंपाउंड पे होते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, इससे पहले भी मैंने पढ़ा है, तो ये अनस्टेबल होता है, सो इसका रिवर्सिबल नेचर होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द डायोल्स, दे आर कॉल्ड एज डायोल फॉर्मेशन, दिस इज द डायोल फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फॉर्मेशन, डायोल फॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ द nucleophiles are actually making here what is called as the nucleophilic addition। तो यहां पे पाई बॉन्ड जो है, फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है कंप्लीटली, और उसके बाद पाई बॉन्ड पे कंप्लीटली एडिशन हो रहा है। किसका किसका एडिशन हो रहा है, हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है उसका एडिशन हो रहा है। समझ आ रही बात? इसी तरह मैं एक और रिएक्शन दिखाऊंगा, रिएक्शन विद अल्कोहल्स।
रिएक्शन विद अल्कोहल। न्यूट्रल है तो H पॉजिटिव पहले यूज करना है। न्यूट्रल के केस में पहले हम H पॉजिटिव को यूज करेंगे। C डबल बॉन्ड वो हमारे पास है, मैं अल्कोहल यहां पे डालूंगा, लेकिन अल्कोहल जो है वो फिर से न्यूट्रल है, इसलिए हम एसिड का यूज करेंगे। H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा क्योंकि ये वीक होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्टली अटैक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है तो उस केस में आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए इस कार्बन पे आपको H पॉजिटिव को देना। तो यहां पे जनाब ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे, इससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद ROH बनेगा, फिर ये अटैक करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो आपको जनाब प्रोडक्ट जो है वो COH HOH और R आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगर अल्कोहल जो है, एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है बेस एक्ट करेगा, ये यहां से H पॉजिटिव को निकालेगा, तो आपको COH HOR बनेगा, जिसको हम बोलते हैं हेमिएसिटल, which is called as हेमिएसिटल, what they are called as। लेकिन हेमिएसिटल्स जो होते हैं ये भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि OH है तो एसिड बेस रिएक्शन है, ये अनस्टेबल होते हैं, और रिएक्शन जो है इस केस में भी रिवर्सिबल होती है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑपरेट्स इन दिस केस।